चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको 24 मिनट में 24 अहम खबरें दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर जाएंगे। वो वाल्मीकि नगर में लौरिया के साहुजन मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो नंदनगढ़ जाएंगे। नंदनगढ़ में अमित शाह बौद्ध स्तूप का दर्शन करेंगे। ये वही बौद्ध स्तूप है जहां से राजकुमार सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकले थे। अमित शाह पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले किसान मजदूर समारोह में भी शामिल होंगे। देर शाम बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ अमित शाह बैठक करेंगे। गृह मंत्री के बिहार दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश से नाता तोड़ अपने समर्थक नेताओं के साथ नई पार्टी बनाई है और बीजेपी नेताओं से भी लगातार उनकी मुलाकात हो रही है। जो राज्य के बीजेपी नेता हैं उनसे मुलाकात हुई और अगले कदम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो अमित शाह बिहार के दौरे पर आज रहेंगे। दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों में एक बार फिर मारपीट हो गई। दरअसल काउंटिंग के दौरान एक वोट को मेयर ने इनवैलिड घोषित कर दिया था और इसके बाद मेयर ने रीकाउंटिंग का आदेश दिया। इसी आदेश के बाद हंगामा शुरू हो गया। पार्षदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मारपीट में कई पार्षद जख्मी हो गए। एक पार्षद की हालत खराब हो गई। हंगामे के बाद मेयर शैली ओबेरॉय ने 27 फरवरी तक सदन को स्थगित कर दिया। इधर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। उनका आरोप था कि बीजेपी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद को जान से मारने की कोशिश की। मेयर चुनाव बीत जाने के 2 दिन बाद शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग हुई। 250 सदस्यों वाली एमसीडी में 242 सदस्यों ने ही वोट डाले। वोटों की गिनती के दौरान एक वोट अनवैलिड हुआ तो बीजेपी पार्षदों ने चीटर चीटर और चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। बिहार में महागठबंधन खेमे में एक बार फिर दरार पड़ती दिख रही है। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली से पहले महागठबंधन के पोस्टर से राहुल गांधी की तस्वीर गायब दिखी, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने ऐतराज जताया और खुद पूर्णिया में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ पोस्टर लगाए गए। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 की रणभूमि में बिहार नई सियासी बिसात बिछाने की चाल चल रहा है। दरअसल आरजेडी जेडीयू ने महागठबंधन नेताओं के साथ एक पोस्टर जारी किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की तस्वीर तो दिखाई गई, लेकिन जमीन पर संघर्ष करते राहुल गांधी की तस्वीर से किनारा कर लिया। सवाल है कि महागठबंधन का संदेश देने वाले सियासी नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से किनारा क्यों किया? भले ही नीतीश कुमार कांग्रेस की अगुवाई में महागठबंधन तैयार करने को राजी हो गए हैं, लेकिन उनकी सियासी महत्वाकांक्षा ने महागठबंधन की रैली से पहले पोस्टर विवाद को जन्म दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी से विपक्षी दलों का किनारा करना क्या संदेश देता है? क्या बिहार में कांग्रेस की कमजोर स्थिति को देखते हुए क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में आरजेडी जेडीयू ही महाराजा हैं? ऐसे में सवाल है कि महागठबंधन बनने से पहले क्या बिखर जाएगा? क्या पूर्णिया की रैली झांकी है? तस्वीर क्लियर होना अभी बाकी है। बिहार सरकार के मंत्रियों के एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो अब सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना की अग्निवीर योजना पर सवाल उठाते हुए अग्निवीरों पर विवादित टिप्पणी कर दी। सुरेंद्र यादव अपने बयान के बाद निशाने पर है। ये है बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव, जो अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। पहले हम आपको सुरेंद्र यादव का बयान सुनवाते हैं, लेकिन उसके कुछ अंश पर हमें बीप लगाना पड़ेगा। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा फौज में। ये मैं बोलता हूँ। भारत की सेना पर सवाल पैदा किया है। उनका कहना है पुराने सेना रिटायर्ड हो जाएंगे, इसके बाद 4.5 साल वाले अग्निवीर सेना की तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हो पाएगी। नीतीश कुमार के मंत्री के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भड़क उठे। उन्होंने बयान को गैर जिम्मेदार और घटिया करार दिया। सुरेंद्र यादव सिर्फ रविशंकर प्रसाद के निशाने पर ही नहीं, बल्कि उनके बयान को लेकर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है।
मंत्री सुरेंद्र यादव पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। गीतकार जावेद अख्तर, जो कि अपने बेबाक अंदाज और बयानों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि वो सुर्खियों में आ गए हैं। एक कार्यक्रम में जावेद अख्तर ने अपनी पाकिस्तान यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश किसी धर्म से नहीं बनता, पाकिस्तान तो पहली बात बनना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान का बनना तर्कपूर्ण नहीं था। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि अगर कोई किताब लिखी जाए कि मानव ने अपने इतिहास में कौन से ऐसे 10 ब्लंडर्स किए हैं, तो उसमें पाकिस्तान का बनना भी एक होगा। जावेद अख्तर ने कहा कि जब वो पाकिस्तान से लौटे तो लोगों का ऐसा रिएक्शन था जैसे कि वो 3rd वर्ल्ड वॉर जीत के आ रहे हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान से लौटने के बाद मेरे पास कई कॉल्स और मैसेजेस आए। मैंने सोचा कि ऐसा क्या तीर मार दिया था, जो बात मैंने वहां बोली वो तो कहना जरूरी था। पाकिस्तान में तो मुझे गालियां भी पड़ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मुझे वीजा क्यों दिया, लेकिन मैं जिस मुल्क में रहता हूं, अगर यहां कोई बात कहने में नहीं डरता तो पाकिस्तान में बोलने से आखिर क्यों डरूंगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और विधायकों को हर साल संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने के लिए कहा है। इसी कड़ी में 761 अफसरों ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी है और इस दौरान कुछ अफसरों की संपत्ति जानकर तो हर कोई हैरान रह गया। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के 761 अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा घोषित कर दिया है और इनमें कई तथ्य चौंकाने वाले हैं। संपत्ति का ब्यौरा देने वाले अधिकारियों में 335 आईएएस, 244 आईपीएस और 182 आईएफएस अधिकारी शामिल हैं। अफसरों द्वारा घोषित संपत्ति में कई अफसरों के पास जहां घर, जमीन, प्लॉट, फ्लैट तक हैं, तो वहीं कई अफसर ऐसे भी हैं जिनके पास घर ही नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश कुमार गुप्ता की संपत्ति में इजाफा हुआ है। अधिकारियों की संपत्ति के ब्यौरे की अगर बात करें तो प्रमुख सचिव की संपत्ति में इजाफा हुआ है। वहीं डीजीपी की संपत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। देश के डीजीपी सुधीर सक्सेना द्वारा दी गई संपत्ति की इस जानकारी के मुताबिक सुधीर सक्सेना के पास यूपी में एक फ्लैट है, जबकि भोपाल में प्लॉट और एक फ्लैट है। मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक रमेश कुमार गुप्ता की संपत्ति में इजाफा हुआ। एसीएस मोहम्मद सुलेमान की प्रॉपर्टी पिछले साल के मुकाबले कम हो रही है, जिसमें ये सामने आता है कि कुछ के पास करोड़ों की संपत्ति है, जबकि कुछ के पास अपने नाम पर एक घर तक नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर की ईडी रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी ने आरोप लगाया कि उन्हें दीपक रामदानी और कुछ जेल अधिकारियों को किए भुगतान के बारे में जानकारी चाहिए। उधर ठग सुकेश के अलावा भी इस केस में अब कई नाम सामने आ रहे हैं। पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। करोड़ों का घोटाला करने वाला महाठग सुकेश ईडी के शिकंजे में फंसता जा रहा है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुकेश ने दीपक रामदानी और कुछ जेल अधिकारियों को पैसे दिए हैं, लिहाजा इस बारे में उनसे पूछताछ जरूरी है। अदालत ने ईडी की दरख्वास्त पर सुकेश को 3 और उसके साथ ही दीपक की 5 दिनों की रिमांड मंजूर कर ली है। बता दें कि सुकेश के अलावा ईडी के रडार पर कई और शख्स भी हैं। इस कड़ी में अगला नाम है करीम मोरानी। अब ईडी ने फिल्म मेकर करीम मोरानी को समन जारी किया है। बता दें कि फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश के जरिए घर गिफ्ट्स देने के मामले में करीम मोरानी का नाम सामने आया था। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। पहले वो तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन तिहाड़ में बंद रहते हुए सुकेश की अय्याशी कम नहीं हुई थी। तमाम एक्ट्रेस जेल में उससे मिलने जाती थी। जेल में बैठकर उसने ठगी को भी अंजाम दिया और यही कारण है कि अब वो दलदल में फंसता जा रहा है।